सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ सामग्री है और सच कहूं तो पहली नजर में ये सिर्फ आंकड़ों और नतीजों का एक ढेर लगता है। लेकिन जब आप इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो इसमें भारतीय लोकतंत्र की पूरी कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल, ये एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ जमीनी हकीकत है, जाति, गठबंधन, राजनीतिक दबाव, और दूसरी तरफ ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं जो नियमों को बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है ये समझने के लिए कि भारत का इतना विशाल चुनावी तंत्र असल में काम कैसे करता है। हाँ, जमीन पर जो हो रहा है और किताबों में जो लिखा है, उनके बीच का जो टकराव है, जो संतुलन है, वही तो लोकतंत्र को दिलचस्प बनाता है। तो इस पूरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि इस रस्साकशी में कौन कब और कैसे जीतता है। मुझे ये जानने में खास दिलचस्पी है कि कैसे एक चुनाव हमें ईसीआई की ताकत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े फैसलों तक ले जाता है। हाँ, ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चुनाव के नतीजों से। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला इतना कड़ा था कि सीटों का अंतर लगभग ना के बराबर था। हाँ, एनडीए को 125 सीटें मिली और महागठबंधन को 110। तो ये गठबंधन की राजनीति के बारे में क्या बताता है? देखिए, ये बताता है कि गठबंधन की राजनीति अब कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति का एक अस्थायी चरित्र बन गया है। और जब जनादेश इतना बटा हुआ हो तो सरकार चलाना रस्सी पर चलने जैसा हो जाता है। हाँ, मतलब हर सहयोगी दल का महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल, और नीतियां बनाने में लगातार मोल भाव की स्थिति बनी रहती है। स्थिरता एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। नतीजों से भी ज्यादा दिलचस्प मुझे मतदान का पैटर्न लगा। हमारे स्रोतों के मुताबिक महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा थी। हाँ, ये बहुत अहम बात है। करीब 60% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 55% से भी कम था। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था? देखिए, योजनाओं का असर तो होता ही है, खासकर जो सीधे महिलाओं को टारगेट करती हैं, जैसे गैस सिलेंडर या कुछ आर्थिक मदद। जी, लेकिन इसे सिर्फ लाभार्थी वाले चश्मे से देखना मेरे हिसाब से अधूरी कहानी होगी। अच्छा, यह एक गहरे सामाजिक बदलाव का भी संकेत है। महिलाएं अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, बल्कि एक मुखर राजनीतिक समूह के तौर पर उभर रही हैं। सही बात है। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी आवाज है। उनकी बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को अब कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? कैसे? एक तरफ हम कह रहे हैं कि महिला वोटर और विकास के मुद्दे हावी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सूत्र बताते हैं कि लवकुश मतलब कुर्मी कोयरी जैसे 30 साल पुराने जातीय समीकरण आज भी काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का वोट निर्णायक माना गया। तो जमीन पर असल में चल क्या रहा है? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि यही भारतीय मतदाता की खासियत है। अच्छा, वो एक ही समय में कई पहचानों के साथ जीता है। एक वोटर अपनी जातिगत पहचान को भी महत्व देता है और साथ ही अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य, रोजगार और विकास की आकांक्षा भी रखता है। हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। बिल्कुल, पार्टियां भी ये जानती हैं, इसलिए वो टिकट बांटते समय जातीय समीकरण देखती हैं, लेकिन अपने घोषणा पत्र में विकास और रोजगार की बातें करती हैं। और रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा तो विपक्ष का मुख्य एजेंडा था ही। हाँ, खासकर कोविड लॉकडाउन के बाद लौटे प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में। बिल्कुल, उस मुद्दे ने युवाओं को बहुत आकर्षित किया और चुनावी बहस को एक नई दिशा भी दी। हालांकि प्रवासी मजदूरों का वोट किस तरफ गया ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसने आर्थिक मुद्दों को राजनीति के केंद्र में ला गया था। तो कुल मिलाकर बिहार की जमीनी हकीकत इन 3 चीजों का मिश्रण थी: जातिगत समीकरण, महिला मतदाताओं की बढ़ती ताकत और रोजगार जैसे आर्थिक मुद्दे। बिल्कुल। तो इतने सारे समीकरण, महिला वोटर, जाति, प्रवासी मजदूर, इन सबको एक साथ साधना किसी के लिए भी मुश्किल है। और ये सब तो पार्टियों की सिरदर्दी है। हाँ। लेकिन जो संस्था ये पूरा चुनाव करवा रही थी, यानी इलेक्शन कमीशन, उसके लिए ये सब मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, वो भी कोरोना के बीच। ये ईसीआई के लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही। सोचिए, एक तरफ दुनिया के सबसे जटिल चुनावों में से एक को निष्पक्ष तरीके से कराना है और दूसरी तरफ लाखों लोगों की सेहत की जिम्मेदारी भी लेनी है। यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 324 काम आता है ना? बिल्कुल, यहीं पर अनुच्छेद 324 ईसीआई को असली ताकत देता है, जो उसे चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की
लगभग कह सकते हैं असीमित शक्तियां देता है। और इसका इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया? ईसीआई ने इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके वो नियम बनाए जो पहले कभी नहीं बने थे। जैसे हर बूथ पर थर्मल स्कैनिंग, चुनाव कर्मियों के लिए पीपीई किट, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाना। ये सब उनकी प्रशासनिक क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने ये साबित किया कि लोकतंत्र महामारी में भी रुक नहीं सकता। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। ईसीआई पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। हाँ, लगे थे। खासकर मतदाता सूची में संशोधन को लेकर, जिसे सायर 2025 कहा गया। ये मामला क्या था? हाँ, यहाँ मामला थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत जरूरी है। ईसीआई ने मतदाता सूची को साफ करने के लिए एक अभियान शुरू किया। साफ करने से मतलब? मकसद था ऐसे लोगों के नाम हटाना जो या तो मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर हैं। तो ये सायर 2025, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? क्या ये अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट साफ करने जैसा है? पुराने नंबर हटा दिए, जो लोग शहर छोड़ गए उन्हें डिलीट कर दिया? बिल्कुल, एनालॉजी तो अच्छी है, लेकिन सोचिए अगर कोई आरोप लगाए कि आप जानबूझकर कुछ जरूरी कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर रहे हैं ताकि वो आपको कॉल ना कर सकें। अच्छा। विपक्ष का आरोप कुछ ऐसा ही था कि लिस्ट साफ करने के नाम पर असली वोटर्स को हटाया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों को, जिनके पास दस्तावेजों की कमी हो सकती है। इसी को मतदाता अपवर्जन या डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहा गया। बिल्कुल। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अदालत ने एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने ईसीआई को पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी का नाम हटाने के लिए सिर्फ एक नोटिस काफी नहीं है, आपको कई दस्तावेजों पर विचार करना होगा, जैसे आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। बिल्कुल, यह न्यायिक समीक्षा का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां अदालत ने संस्था के काम में दखल दिए बिना नागरिक के अधिकारों की रक्षा की। एक और गंभीर आरोप था वोट चोरी का। ये तो बहुत संगीन इल्जाम है। हाँ, ये तो सीधा सीधा पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। 2020 के चुनाव में कई सीटों पर जीत हार का अंतर सिर्फ कुछ सौ वोटों का था। ऊपर से गिनती में भी देरी हो रही थी। इसी के बाद कुछ दलों ने आरोप लगाया कि गिनती में हेरफेर हुई है। और ऐसे आरोप लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं। तो ऐसे में ईसीआई के पास क्या रास्ते होते हैं? वो अपने आप को सही कैसे साबित करता है? देखिए, ईसीआई के पास इसके लिए एक मजबूत प्रक्रिया है। सबसे बड़ा हथियार है वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। हाँ, हर ईवीएम के साथ एक प्रिंटर जुड़ा होता है, जिससे एक पर्ची निकलती है जो मतदाता को दिखाती है कि उसका वोट किसे गया है, और ये पर्ची फिर एक बॉक्स में गिर जाती है। यानी सबूत के तौर पर एक पेपर ट्रेल मौजूद है। एग्जैक्टली। अगर गिनती को लेकर कोई विवाद होता है तो उम्मीदवार इन वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की मांग कर सकता है। और अगर ईसीआई को लगता है कि गड़बड़ी हुई है, अगर ईसीआई को लगता है कि किसी बूथ पर वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो उसके पास वहां दोबारा चुनाव यानी रीपोल कराने की भी अंतिम शक्ति है। ईसीआई की अपनी सीमाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी बार बार दखल देना पड़ रहा है। ये साफ है कि सिस्टम में कुछ बुनियादी सुधारों की जरूरत है। ये तो है। चुनावों में पैसे का इस्तेमाल एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म ही नहीं होती। चुनावी बॉन्ड को लेकर ईसीआई का क्या रुख रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। चुनावी बॉन्ड को सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के एक सुधार के तौर पर पेश किया था। तर्क ये था कि सारा पैसा बैंकिंग चैनल से आएगा। हाँ, और काले धन पर रोक लगेगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ईसीआई को इससे क्या दिक्कत थी? ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा कि इस योजना से पारदर्शिता बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इसमें ये तो पता चलता है कि किस पार्टी को बॉन्ड से कितना पैसा मिला, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो पैसा दिया किसने। मतलब दानदाता की पहचान गुप्त रहती है। बिल्कुल। ईसीआई का मानना है कि इससे शेल कंपनियों के जरिए पैसा आने का खतरा है, और ये भी नहीं पता चलेगा कि किसी कंपनी को कोई सरकारी ठेका मिलने और उसके द्वारा चंदा दिए जाने में कोई संबंध है या नहीं। लेकिन सरकार का तर्क तो ये था कि इससे कम से कम सारा पैसा बैंकिंग चैनल में तो आ रहा है, जो पहले कैश में चलता था। क्या ये एक कदम आगे नहीं है, भले ही परफेक्ट ना हो? या ईसीआई का मानना है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ईसीआई का स्टैंड यही है कि ये अधूरा सुधार है। वो हमेशा से पूरी पारदर्शिता के पक्ष में रहा है।
इसीलिए ईसीआई सालों से सिफारिश कर रहा है कि अज्ञात नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी जाए, ताकि छोटे छोटे नकद चंदों के जरिए आने वाले काले धन पर रोक लगे। बिल्कुल। पैसे के अलावा दूसरी बड़ी समस्या है राजनीति का अपराधीकरण। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत ही जबरदस्त रही है। हाँ, बहुत। ऐसा लगता है जैसे कोर्ट ने इसे एक मिशन बना लिया है। बिल्कुल, यहाँ हमें एक पैटर्न दिखता है। सुप्रीम कोर्ट पिछले 20 सालों से राजनीति को साफ करने के लिए एक एक करके दरवाजे बंद कर रहा है। एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली सर्जिकल स्ट्राइक जैसी। हाँ, कह सकते हैं। ये दिलचस्प है। ये पैटर्न क्या है? इसकी शुरुआत हुई 2002 के ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ केस से। ये तो बहुत ऐतिहासिक फैसला था। हाँ, इस फैसले में कोर्ट ने कहा, पहले जनता को सब बताओ। उन्होंने हर उम्मीदवार के लिए अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया। यह वोटर के जानने के अधिकार की एक बड़ी जीत थी। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला कदम था सूचना। इसके बाद आया 2013 का लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस। यहाँ कोर्ट ने कहा, अगर दोषी हो तो तुरंत बाहर जाओ। अच्छा। इस फैसले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की उस धारा को रद्द कर दिया जो दोषी सांसदों और विधायकों को अपील के दौरान पद पर बने रहने की इजाजत देती थी। मतलब अब अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। हाँ, वो सुरक्षा कवच हटा दिया गया। और हाल का जो 2020 का फैसला है, 2020 में कोर्ट एक कदम और आगे गया। अब वो सीधे राजनीतिक दलों से पूछ रहे हैं कि साफ सुथरे उम्मीदवार थे तो दागी को टिकट क्यों दिया? बिल्कुल, कोर्ट ने पार्टियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और अखबारों में ये प्रकाशित करें कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्यों चुना। ये तो सीधे सीधे पार्टियों की जवाबदेही तय करता है। हाँ। तो मतलब पहले वोटर को ताकत दी, फिर दोषी नेता को बाहर किया और अब पार्टियों से सवाल पूछ रहे हैं। ये तो वाकई एक सोची समझी रणनीति लगती है। यानी कैटलिस्ट। वो चुनाव करवाता है यानी प्रशासक, नियम कानून लागू करता है यानी नियामक, और सुधारों के लिए लगातार सिस्टम को धक्का देता है यानी उत्प्रेरक। सही। बिहार चुनाव का ये मामला दिखाता है कि ईसीआई राजनीतिक दबावों और मुश्किल हालात के बीच चुनावी प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायी और न्यायिक सुधारों की जरूरत हमेशा बनी रहती है। ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो बिहार चुनाव की इस केस स्टडी से हमने देखा कि कैसे चुनावी नतीजे, महिला मतदाताओं की भूमिका, ईसीआई की चुनौतियां, मतदाता सूची जैसे तकनीकी मुद्दे और चुनावी सुधार, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ। ये भारतीय लोकतंत्र की एक जटिल लेकिन बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करता है। ये पूरी चर्चा हमें भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और उसकी चुनौतियों दोनों को एक साथ दिखाती है। बिल्कुल। ईसीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता और उनकी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए सभी स्तंभों को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सबसे जरूरी जागरूक नागरिकों को अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। जी। जब एक संवैधानिक संस्था जैसे ईसीआई सुधारों की सिफारिश करती है, लेकिन उन सुधारों को लागू करने की शक्ति विधायिका यानी संसद के पास होती है, जो खुद राजनीतिक दलों से बनी है, जिनके हित उन सुधारों से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में लोकतंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।